अच्छा, कभी सोचा है कि हम जो कपड़े पहनते हैं वो आखिर बनते कैसे हैं? मतलब उनकी शुरुआत तो एक बहुत ही मामूली से धागे से होती है। तो आज हम इसी एक धागे का सिरा पकड़कर उसके पूरे सफर को देखेंगे, कैसे वो एक खूबसूरत कपड़े में बदल जाता है जो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। चलिए इस कला की हर परत को खोलकर देखते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इंसानों की कारीगरी की बात करें, एक सवाल। जब हमारे पास सुइयां नहीं थीं, करघे नहीं थे, तो सबसे पहले बुनाई किसने की होगी? कौन थे वो असली, वो ओरिजिनल वीवर्स? पता है, इसका जवाब कहीं दूर नहीं, हमारी नजरों के ठीक सामने है। घोंसलों में, मकड़ी के जालों में और आपस में सिली हुई पत्तियों में। जी हाँ, इस कला का असली राज तो प्रकृति में ही छिपा है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं प्रकृति के उन शानदार कारीगरों से जिन्होंने शायद हमें बुनाई का सबसे पहला सबक सिखाया। जरा इससे देखिए, एक तरफ है बया पक्षी का घोंसला और दूसरी तरफ इंसान की बुनी हुई टोकरी। है ना कमाल की बात? बया पक्षी घास के तिनकों को एक एक करके एक दूसरे के ऊपर नीचे से निकालकर एक बहुत ही मजबूत थैली जैसा घर बना लेता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो यही ओवर एंड अंडर वाली टेक्निक तो हम भी बांस या सरकंडे से टोकरियां बनाने में इस्तेमाल करते हैं। मतलब प्रकृति और हमारी कला कितनी जुड़ी हुई है। तो प्रेरणा तो हमें मिल गई प्रकृति से। अब चलिए उस प्रोसेस को समझते हैं जहां से कपड़ों की कहानी असल में शुरू होती है, यानी एक छोटे से रेशे से एक मजबूत धागा बनने तक का सफर। तो हर चीज की सबसे बुनियादी इकाई है रेशा, जिसे हम फाइबर कहते हैं। ये एक बहुत ही पतला बाल जैसा स्ट्रैंड होता है। हम जो भी पहनते हैं उसकी शुरुआत इसी छोटे से नाजुक से रेशे से होती है। अब ये रेशे मोटे तौर पर देखें तो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक रेशे, जो हमें सीधे सीधे पौधों या जानवरों से मिलते हैं, जैसे कि कपास, ऊन, रेशम। और दूसरे होते हैं सिंथेटिक रेशे, जिन्हें इंसान लैब में केमिकल से बनाते हैं, जैसे नायलॉन या पॉलिएस्टर। तो ठीक है, रेशा तो मिल गया, पर इन बिखरे हुए मुलायम रेशों से मजबूत धागा बनता कैसे है? इस प्रोसेस को कहते हैं कताई, यानी स्पिनिंग। और इसे समझना, पता है, बहुत आसान है। सोचिए, अगर हम रुई के एक फाहे को धीरे धीरे खींचकर लंबा करें और फिर उसे अपनी उंगलियों के बीच घुमाते जाएं तो क्या होगा? वो घूमने की वजह से आपस में जुड़कर मजबूत हो जाएगा। बस यही कताई का जादू है। और भारत में तो कताई का एक बहुत बहुत गहरा मतलब रहा है। चरखे पर सूत काटकर जो कपड़ा बनता है, यानी खादी, वो सिर्फ एक कपड़ा नहीं था। वो हमारी आत्मनिर्भरता का, हमारी आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत बड़ा सिंबल बन गया था। तो धागा तैयार है। अब अगला कदम है बुनाई। ये वो जादू है जो इन अलग अलग धागों को जोड़कर एक कर देता है और एक कपड़े को जन्म देता है। आइए देखते हैं ये कैसे होता है। बुनाई का जो तरीका है वो सुनने में बड़ा सिंपल है, पर है बड़ा जीनियस। इसमें बस धागों के दो सेट होते हैं। एक सेट लंबाई में सीधा लगा होता है और दूसरा सेट, जिसे बाना कहते हैं, वो इन सीधे धागों के एक के ऊपर से एक के नीचे से ऐसे गुजरता है। और बस इसी सिंपल से पैटर्न से पूरा का पूरा कपड़ा तैयार हो जाता है। और इसी सिंपल टेक्निक से हमारे कारीगरों ने क्या क्या कमाल नहीं किया। भारतीय मलमल के बारे में तो सुना ही होगा। ये कपड़ा इतना इतना ज्यादा बारीक होता था कि उसे बुनी हुई हवा कहते थे। सोच करके देखिए, एक पूरी की पूरी साड़ी एक छोटी सी अंगूठी से आर पार निकल जाती थी। ये हमारे पारंपरिक हुनर का एक जीता जागता सबूत है। भारत में बुनाई कोई नई बात नहीं है। इसका इतिहास तो बहुत बहुत पुराना है। करीब 4000 साल पहले भी हमारे यहाँ लोग बुनाई करना जानते थे। पहले ये काम हाथ से करघे पर होता था, जिससे हैंडलूम फैब्रिक बनता था। हाँ, आज बड़ी बड़ी कपड़ा मिले हैं, मशीनें हैं, लेकिन हैंडलूम की वो कला आज भी जिंदा है और बहुत जरूरी भी। और भारत की यही तो खासियत है। यहाँ की बुनाई में इतनी वैरायटी है कि आप हैरान रह जाएंगे। हर इलाके की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक खास तकनीक है। तमिलनाडु की शानदार कांजीवरम साड़ियाँ, कश्मीर के नर्म पश्मीना शॉल और ओडिशा का खूबसूरत इकत, ये सब हमारी इसी अमीर विरासत का हिस्सा हैं। ठीक है, तो कपड़ा बुन लिया, अब उसे आकार देना है, मतलब सिलाई करनी है। और यहाँ भी हम प्रेरणा के लिए कहाँ देखेंगे? जाहिर है, एक बार फिर प्रकृति की तरफ। ये देखिए, ये है दर्जन चिड़िया, जिसे टेलर बर्ड भी कहते हैं।
जैसे बया एक बुनकर है, वैसे ही ये एक दर्जी है। ये अपनी चोंच को सुई की तरह इस्तेमाल करती है और बड़े-बड़े पत्तों को आपस में सिलकर अपना घोंसला तैयार करती है। और धागे के लिए क्या इस्तेमाल करती है? पौधों के रेशे या मकड़ी का रेशम। है ना अद्भुत? और इंसानों ने सिलाई को सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि एक कला बना दिया। भारत की पारंपरिक कढ़ाई तो अपने आप में एक रंगीन दुनिया है। उत्तर प्रदेश की नफीस चिकनकारी से लेकर पंजाब की रंग-बिरंगी फुलकारी तक हर टांका एक कहानी कहता है, एक कला को बयां करता है। तो हमने रेशे से लेकर एक सजे-धजे कपड़े तक का पूरा सफर देख लिया। पर सवाल ये है कि आज की इस तेज दौड़ती दुनिया में इन पुरानी कलाओं की, इन शिल्पों की क्या जगह है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, हैंडलूम सिर्फ एक कपड़ा बनाने का तरीका नहीं है, ये इससे कहीं बढ़कर है। ये हजारों कारीगर परिवारों की रोजी रोटी है और यही वो जरिया है जिससे हमारी सदियों पुरानी कलाएं आज भी जिंदा हैं। और एक बहुत जरूरी बात, इस पूरे काम में बिजली का इस्तेमाल नहीं होता। इसका मतलब ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। और एक और बहुत खूबसूरत बात है हमारी परंपरा में, वो है चीज़ों को सहेजना, उन्हें दोबारा इस्तेमाल करना। भारत में पुराने कपड़ों को फेंकने के बजाय उनके छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ सिलकर नई और खूबसूरत रज़ाइयाँ या दरियाँ बनाने का रिवाज बहुत पुराना है। ये दिखाता है कि हम संसाधनों की कितनी कद्र करते हैं। तो अगली बार जब कोई कपड़ा हाथ में लें तो सिर्फ उसके रंग या डिजाइन को ही मत देखिएगा। जरा एक पल रुककर सोचिएगा कि उस एक धागे के पीछे कितनी कला, कितना लंबा इतिहास और न जाने कितनी ही अनकही कहानियां छिपी हो सकती हैं। क्या पता जो कपड़े अभी पहने हुए हैं उनमें भी कोई ऐसी ही कहानी बुनी हो।